हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उमेद तल्ला, आपका फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाया हूँ सर। टॉप 10 टिप्स बिफोर एग्जाम, ठीक है। दिसंबर 22 के जो बच्चे हैं या आफ्टरवर्ड्स भी अगर आप देख रहे हो, टॉप 10 जो बातें आपको ध्यान देनी है जो एग्जाम के पहले 20-25 डेज बिफोर आपको ध्यान रखनी चाहिए, वो हम इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। आ जाइए, सबसे पहला है कि आखिरी 20-25 डेज में, ठीक है, सिंगल मॉड्यूल है तो 20-25 डेज बिफोर, और बोथ मॉड्यूल है तो एटलीस्ट 1.5 मंथ बिफोर आपको न्यू टॉपिक्स पढ़ना बंद कर देना चाहिए। जो भी आपका स्कोप है पढ़ाई का, उसको आप फ्रीज कर दो। बहुत ही कम है तो अलग बात है, तो आप कंटिन्यू करो, बेस्ट एफर्ट बेसिस पे आप बढ़ाते जाओ। पर अगर आपका अच्छा खासा कवरेज हो गया है, रेगुलर लेक्चर्स हो गए हैं, सब हो गया है, तो आपको ये अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। नए टॉपिक से क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है और आपका ट्रैक ही बदल जाता है। आप रिवीजन मोड में हो और आप फिर से नए टॉपिक समझना, और आपकी स्पीड स्लो हो जाती है। आए को समझ में? तो डायरेक्शन एंटायरली बदल जाता है, माइंडसेट बदल जाता है, और कहीं ना कहीं हमारा माइंड जो है वो डर या थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंस फील करता है जब भी आप इतने एंड मोमेंट पे नए टॉपिक समझने में स्ट्रगल कर रहे हो। तो जब पढ़ने का टाइम है तब पढ़ना चाहिए, और आपने पढ़ भी लिया होगा। और जब रिवीजन का टाइम आता है तो सर सिर्फ रिवीजन करना चाहिए। नए टॉपिक्स पढ़ोगे तो मिक्सअप हो जाएगा और आपको कॉन्फिडेंस फील नहीं होगा। आए ख्याल में? तो स्ट्रिक्ट रहना है इसमें, इसमें बहुत स्ट्रिक्ट रहना है। मैं बता रहा हूं आपको, कोई नहीं कहेगा आपसे ये, मतलब ये इतनी कॉमन मिस्टेक है कि इसको लोग मिस्टेक भी नहीं मानते। मैं आपको बता दूं, इतने आड़े टेढ़े मैंने कमेंट सुने इसके बारे में कि मैं आपको बता नहीं सकता। आए कुछ समझ में? तो इसीलिए कह रहा हूं ये बहुत ही स्ट्रिक्ट है और आपको खुद ही ये करना पड़ेगा। हम आके बार बार आपको याद दिला सकते हैं, पर जब आप पढ़ रहे हो ना, आपको खुद अपने आप को रोकना है कि यार ये नया टॉपिक है, अब मैं नहीं पढ़ूंगा। क्योंकि अगर मैं ये एक सिंगल टॉपिक कवर करने के पीछे पढ़ा तो वो जो 99 टॉपिक्स मुझे रिवाइज करने हैं वो रह जाएंगे। कुछ समझ में आ रहा है? 100 टॉपिक में ये जो दो चार टॉपिक आप कवर करने की हमेशा सोचते हो, इसके चक्कर में क्या होता है, इतने सारे टॉपिक जो आप पढ़ चुके हो ना, वो ढंग से रिवाइज नहीं हो पाते, और इस वजह से ही आपका कॉन्फिडेंस लो होता है। आए कुछ समझ में? तो इसका बहुत गहरा इंपैक्ट है, और अगर आप इसको लाइटली लोगे तो आप आखिरी तक लो कॉन्फिडेंस से फील करोगे, और लो कॉन्फिडेंस में आपका परफॉर्मेंस जो होता है ना 3 घंटे का, वो भी लो ही रहेगा। आए ख्याल में? तो ये बहुत ही स्ट्रिक्टली आपको खुद अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल लाना चाहिए, ठीक है। आगे फिर है ये, इसको मैं ज़्यादा कितना भी एम्फसाइज कर लूँ, इसका इंपॉर्टेंस हमेशा रहेगा। ये भी आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट निग्लेक्टेड, टेकन फॉर ग्रांटेड पॉइंट है, और इतना बेसिक लॉजिक है इसके पीछे कि मुझे समझ में नहीं आता बच्चे इसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं। आप सिर्फ वीडियोस देख के एग्जाम देने कैसे जा सकते हो? मतलब ऊपर का खाचा खाली है क्या आपका? ऊपर का खाचा खाली है? आपके रिटर्न पेपर्स हैं और आप सिर्फ पढ़ रहे हो। अरे लिख के भी तो देखो ना, आपको वहां जाके लिखना है ना। मुझे समझ भी नहीं आता, वही कहता हूं मैं, ये इतना बेसिक लॉजिक कैसे आप डिफीट कर सकते हो? काफी बच्चे इसमें भी आर्ग्यू करते हैं, बचपन से तो लिखते आ रहे हैं। अरे तो बचपन से लिखते आ रहे हैं तो स्पीड थोड़ी मेंटेन रहती है। मैं कहाँ कह रहा हूं आपको लिखना नहीं आता, आप लिखते कैसे ये भी भूल जाओगे। अरे हम स्पीड की बात कर रहे हैं, एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं, हैंडराइटिंग की बात कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। ये अचानक से नहीं आ जाती, इसको कंसिस्टेंटली मेंटेन करना होता है, इंप्रूव करना होता है, इसमें टाइम लगता है। और ये एक हैबिट की तरह है, डेली आपको कुछ ना कुछ रोज लिखने की आदत डालनी चाहिए। ऑल ऑफ सडन पेपर आ रहे हैं और एक दिन बस मैं एक पूरा फुल पेपर लिख के देख लेता हूं, उसको राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कहते। रोज हाफ एन आवर आपको लिखना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, किसी भी क्वेश्चन को आप लिख के देख लो, पर आपके हाथों को आदत होनी चाहिए। नहीं तो पेपर लिखते वक्त आपके हाथ इतने दुखेंगे और आप लिटरली, मैं बता रहा हूं, 3 घंटे लिख ही नहीं पाओगे, और आपका पेपर छूट जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका हाथ थक गया है, आपकी स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी, आपका पेपर छूट जाएगा। और ये इतना बड़ा ब्लंडर होगा ना, आपको दूसरों को बताने में भी शर्म आएगी। मैं बता रहा हूं आपको, ऐसे मेरे बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है, बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है। मतलब इतने इनोसेंट बच्चे थे वो कि उनको इतनी छोटी सी बात भी क्लिक नहीं हुई कि यार मेरा रिटर्न पेपर है तो मैंने तो लिख के ही नहीं देखा, मैंने कंसिस्टेंट डेवलप ही नहीं किया, और वो पेपर लिख ही नहीं पाए।
और पेपर एक बार बिगड़ गया तो आपको पता है मूड खराब हो जाता है, आगे के पेपर्स पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। इसीलिए कह रहा हूँ ये बहुत ही इग्नोर्ड एस्पेक्ट है, प्लीज़ आप इग्नोर मत करो, नहीं तो हम जैसे टीचर्स के होने का क्या मतलब है। अगर आप इतने बड़े बड़े ब्लंडर करोगे तो इतने यूट्यूबर्स, इतने टीचर्स, इतने मोटिवेटर्स, इनका कोई मतलब ही नहीं है अगर आप इतने बड़े ब्लंडर करके फेल हो रहे हो तो। आ रहा है कुछ पकड़ में? चलो, फिर है बट ऑब्वियस चीज, नो न्यू पेन, नो न्यू कैलकुलेटर। जो आप अभी तक यूज करते आए हो वही यूज करना है, सिमिलर चीजें यूज करनी है जिनकी आपको आदत है। कोई भी नया टाइप का, पैटर्न का कैलकुलेटर आपको रिप्लेस नहीं करना चाहिए इतने एंड मोमेंट पे। पेन भी बिल्कुल भी आपको चेंज नहीं करनी चाहिए, ठीक है? तो बिल्कुल हाथ जिस पे बैठा हुआ है वही चीज एग्जाम में लेके जाए, ठीक है? चलो, फिर है कि पहले से ही सीक्वेंस डिसाइड कर लो, ठीक है? पेपर में जाके आप डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि पेपर पैटर्न तो आपको पता है ना। पेपर पैटर्न इतना ज़्यादा तो चेंज नहीं होता ना, पेपर पैटर्न लगभग लगभग सिमिलर होता है। तो आप पहले से प्लान करके जा सकते हो ताकि वहां पे आप टाइम वेस्ट ना करो और वहां पे कोई ब्लंडर होने का चांस ना रखो, आए ख्याल में? तो सीक्वेंस डिसाइड करके जाओ हर पेपर का कि भाई पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, अलग अलग पार्ट्स होते हैं, कौन से पार्ट को पहले सॉल्व करना है, कौन से पार्ट को बाद में सॉल्व करना है, ठीक है? कुछ चीजें ऐसी हैं जो पेपर देख के डिसाइड की जा सकती हैं, वो तो आप और मैं एग्री करेंगे ही। पर एटलीस्ट एक पार्ट पार्ट जो होते हैं अलग अलग सब्जेक्ट में, जो पार्ट्स हैं, कौन सा पार्ट पहले, कौन सा पार्ट बाद में, प्रैक्टिकल्स पहले की थेरी पहले, एमसीक्यू पेपर है जैसे, एमसीक्यू पेपर में तो टिक मारना है, तो उसमें तो आप थेरी प्रैक्टिकल का एक सीक्वेंस सोच सकते हो ना। तो मैंने अपने सब्जेक्ट्स के लिए ऑलरेडी गाइड किया हुआ है कि आपको पहले थेरी एमसीक्यू सॉल्व करने चाहिए और उसके बाद आपको एमसीक्यू, प्रैक्टिकल एमसीक्यू सॉल्व करने चाहिए। आपका माइंड प्रिपेयर्ड होना चाहिए ताकि आप एंड मोमेंट पे कुछ समझ रहे हो ना, घबराहट और जो इतना पैनिक होता है और इतना जो एक बेचैनी होती है, उस चक्कर में आपसे ब्लंडर हो जाते हैं। तो कोई बहुत बड़ा ब्लंडर न हो इसके लिए प्लानिंग और उस प्लानिंग पे स्टिक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? तो सीक्वेंस पहले से ही सोच लेना है, एटलीस्ट पार्ट्स का जो सीक्वेंस है, कौन सा पार्ट पहले लिखेंगे, कौन सा पार्ट बाद में लिखेंगे, इसका एक डिसीजन पहले ही ले लो और स्टिक टू दैट, ठीक है? फिर है कि अब हर चीज कवर करने के पीछे नहीं पड़ना है, ठीक है? जो फर्स्ट टॉपिक मैंने, फर्स्ट पॉइंट बताया, ये उसी का इंप्रूव्ड वर्जन है कि अब आपके मन में आखिरी में ये होता है कि अब तो हम रिवाइज कर रहे हैं, हमारी पढ़ाई हो गई है। अरे पर रिवीजन को टेकन फॉर ग्रांटेड क्यों ले रहे हो कि रिवीजन एक दो कितनी लगेगी आपको नहीं पता है। जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता आपको बार बार रिवाइज करना है। कुछ लोगों को 2 बार में कॉन्फिडेंस आ जाता है, कुछ को 3 रिविजन्स में आता है, कुछ को उसमें भी नहीं आता। कुछ समझ में आ रहा है? तो रिविजन्स को टेकन फॉर ग्रांटेड मत लो कि चलो रिवीजन चालू हो गई अब तो ये हो ही जाएगी, ऐसा नहीं होता। रिवीजन भी हो सकता है आपकी प्रॉपरली ना हो पाए, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रिविजन्स आपके हो सकते हैं कंप्लीट ही ना हो पाए, तो फिर पूरा ही वेस्ट हो जाता है काम। इसीलिए नए टॉपिक ऐड नहीं करना है। नए टॉपिक ऐड करने से क्या होता है, रिविजन्स फिर रह जाती हैं, वो एक बैक सीट पे आ जाती हैं और वो कंप्लीट ही नहीं हो पाती, और फिर ये जो नए टॉपिक पढ़े हैं इसका भी कुछ खास फायदा आपको हो नहीं पाता। इसीलिए कुछ भी अब कवर अप करने की कोशिश नहीं करना है। लोग इतनी सारी मिस्टेक्स कर लेते हैं ना तो उनको गिल्ट रह जाता है और वो कवर अप करने के चक्कर में ये सब और गलतियां पाइलअप करते जाते हैं। तो अगर आप लेट स्टार्ट किए हो, अगर मैं वही कह रहा हूं, एक एक रिस्पेक्टफुल स्कोप आपका कवर हो गया है, 70-80% ऑफ द टॉपिक्स अगर आपके कवर हो गए हैं, पास होने लायक अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो अब वो समझ रहे हो ना, वो गिल्ट को बीच में मत आने दो। पास होने के लिए कितना कवरेज होना चाहिए इसका जजमेंट आपके पास होना चाहिए, और उतना अगर सिलेबस आपका कवर हो गया है तो जो मिनिस्क्यूल पार्ट ऑफ सिलेबस आपका बाकी है उसको कवर अप करने के चक्कर में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है? फिर है कि ये भी मैंने कहा ना, टेकन फॉर ग्रांटेड है। राइटिंग प्रैक्टिस है कि रेगुलरली करना है, उसका एक अलग पर्पस है कि हाथों को एक आदत होनी चाहिए लिखने की, स्पीड मेंटेन रखने के लिए। 1 फुल सिलेबस पेपर आपको देना ही चाहिए ताकि आप एक्चुअली कैसे पेपर को टैकल कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, कितनी हड़बड़ाहट आपको हो रही है, कितने मिस्टेक्स, कितने ब्लंडर्स आप एक्चुअली कर रहे हो, ये आप पहले ही एक डेमो आपका हो जाना चाहिए। बिलीव मी, मैंने अपना जब सीए का दिया था एग्जाम, इंटर फाइनल दोनों में, मैंने 2 फुल सिलेबस टेस्ट दे के गया था। मैं, बिलीव मी, 2 फुल सिलेबस टेस्ट दे के गया था। पहला जो फुल सिलेबस टेस्ट मैंने दिया था
बहुत ही ब्लंडर गया था और मैं हर पेपर में ऑलमोस्ट फेल हुआ था, बिलीव मी। हर फर्स्ट पेपर में, हर पेपर में मेरे 40 के नीचे आए थे, बट मैंने कम बैक किया। मैंने एक और फुल सिलेबस पोर्शन दिया और उसमें मैं एग्रीगेट में भी पास हो गया, और वहां से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि टैकल कैसे करना है, सीक्वेंस, एक एक टाइम किसको कितना एलोकेट करना है, कहीं अटक गए तो कैसे अपने आप को पुश करना है कि चलो यार ये छोड़ो, आगे बढ़ो। ये चीज़ें उस एनवायरनमेंट में अपने आप को डालने के बाद ही आता है। और मैं नहीं चाहता कि पहली बार ये जो सिचुएशन आप फेस कर रहे हो डायरेक्टली आप पेपर में फेस करो। पहले सेम सिचुएशन फेस कर लो, सारी गलतियां कर लो, फिर उससे सीख के एक्चुअल पेपर में वो गलती नहीं करना है। ये पर्पस होता है फुल सिलेबस टेस्ट देने का। क्लियर है? तो ये आपको बिल्कुल भी इसको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं देना है। एक फुल सिलेबस पेपर आपको देना ही है। टेस्ट सीरीज लगानी है, टेस्ट सीरीज लगा दो, चेक होके प्रॉपर ही मिल जाएगा। नहीं मिल रहा है तो जो भी टीचर्स हैं फ्री में पेपर्स दे रहे हैं वो आप पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। मेरे सारे सब्जेक्ट का एक फुल सिलेबस पेपर नवंबर एंड तक आपको मिल जाएगा। नवंबर एंड तक आपको मेरे सब्जेक्ट का एक फुल सिलेबस पेपर, जो पेपर पैटर्न के हिसाब से आता है, प्रॉपर वेटेज जिसका होगा, वैसा एक पेपर विथ प्रॉपर सजेस्टेड आंसर्स आपको मिल जाएगा। नवंबर एंड में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो दिसंबर फर्स्ट वीक में आप मेरे सब्जेक्ट्स को अपीयर कर सकते हैं। ठीक है, चलो। फिर आता है कि ये भी मैं काफ़ी देखता हूँ ब्लंडर्स, कि ग्रुप्स में बड़ा पार्टिसिपेशन चलता है। मतलब इतना सीएस को मजाक मस्ती बना के रखा है कि रिस्पेक्ट ही नहीं है। मैं चाहता हूँ आप रिस्पेक्ट करो उसको, अपने टाइम की रिस्पेक्ट करो, अपने कोर्स की रिस्पेक्ट करो, अपने प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करो। और ये सब जो धंधे हैं ना, ये बंद कर दो। ग्रुप में दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, नोट शेयर कर रहे हैं, अच्छी बात है, पर पहले खुद की हेल्प करो। पहले खुद की हेल्प करो। खुद की नैया डूब रही है और दूसरों को बचाने चले हो, कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला आपको। आए ख्याल में? पहले आप खुद को बचाओ, खुद को सिक्योर करो, खुद की रिविजन्स पे ध्यान दो और बाद में हेल्प करो। लोगों की खुद की पढ़ाई हुई नहीं है और लोग बढ़िया दान धर्म कर रहे हैं, वीडियोस के लिंक शेयर कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या स्टेटसेस रख रहे हैं। मैं बच्चों के स्टेटस देखता हूँ तो मतलब आप समझ नहीं सकते कैसे इमोशंस आते हैं। मतलब बच्चा क्या क्या शेयर कर रहा है, कहाँ टाइम वेस्ट कर रहा है, थोड़ा मुझे अजीब लगता है थोड़ा। तो ये ग्रुप्स का पार्टिसिपेशन, फालतू स्टेटसेस, ये वो सब बंद कर देना है। ठीक है, टाइम बहुत वेस्ट होता है। मोटिवेशन के लिए कुछ देखना है, डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट। मोटिवेटेड रखने के लिए जो भी करना है वो आप करो, ठीक है, बट यहाँ टाइम टाइम वेस्ट नहीं करना। इसका वर्किंग नोट मांग रहे हैं, उसका वर्किंग नोट मांग रहे हैं, ये पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं, इतने एंड मोमेंट में ये सब आपको नहीं करना चाहिए। उसका टाइम था, वो निकल चुका है। ठीक है, अब ये सब का टाइम नहीं है। ठीक है, फिर है कि रेगुलर बुक से आप रिवीजन नहीं कर सकते। कोई भी रेगुलर बुक, कोई भी रेगुलर बुक जो 600, 700, 800, 900, 1000 पेज की है, वो आप एक महीना पहले लेके नहीं बैठ सकते रिवीजन के लिए। फिर आप ये कंप्लेन मत करना कि सर मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। कैसे आएगा? कैसे आएगा? कैसे आएगा? 1000 पेज की बुक लेके आप बैठे हो, पर पेपर आपको एक दो दिन ही मिलते हैं रिवाइज करने के लिए, और आप कहते हो मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। कैसे आएगा भाई? दिमाग है कि कंप्यूटर हो गया? कंप्यूटर थोड़ी हो आप। 1000 पेज कैसे मगअप कर लोगे? 1000 पेज इतने कम समय में कैसे रिवाइज कर लोगे? कितनी भी मार्किंग की हो, कितनी भी हाईलाइटिंग से हाईलाइट की हो, क्रॉस किए हो, तो भी मेंटल प्रेशर हमेशा आपको रहेगा कि यार इतनी मोटी बुक, इतने सारे पेजेस में इतने कम समय में पढ़ूंगा कैसे, रिवाइज कैसे करूंगा? तो ये मेंटल प्रेशर आप कभी भी नहीं ले सकते। तो प्लीज शिफ्ट टू रिविजन नोट्स। लास्ट 1 मंथ में आप रेगुलर बुक से नहीं पढ़ सकते। चुटपुट कुछ छोटा मोटा आपको रेफर करना है तो अलग बात है भाई। जैसे एमसीक्यू पेपर है तो मुझे आपको भाई सारे, मैं एमसीक्यू देखना चाहता हूँ, बढ़िया है, कर लो। सारे मेरे को न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखने, देख सकते हो, पर फुल बुक पूरा पढ़ने के लिए आप नहीं रख सकते। सिर्फ रेगुलर बुक लेके बैठ गए हो पढ़ने के लिए, रिवीजन के लिए, ऐसा आप नहीं कर सकते। एग्जीक्यूटिव में भी नहीं कर सकते, प्रोफेशनल में भी नहीं कर सकते। रिवीजन नोट्स ही आपको होने चाहिए। 200, 250, 300 पेज तक के बुक्स आपके पास होनी चाहिए। 300 पेज के ऊपर का मटेरियल आप कवर अप नहीं कर सकते। आए ख्याल में? तो इस पे भी आपको ध्यान देना है। फिर है कि अब आपको लास्ट 20-25 डेज है, तो अब आपको 12 घंटे का शेड्यूल तो आना ही पड़ेगा। आप सिंगल मॉड्यूल हो, बोथ मॉड्यूल हो, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन आपका एक ही सब्जेक्ट बाकी है, 2 सब्जेक्ट बाकी हैं, कुछ सब्जेक्ट आपके एग्जाम्ट हो चुके हैं या हायर क्वालिफिकेशन के वजह से एग्जाम्ट हैं, स्टिल 12 घंटे का शेड्यूल बहुत जरूरी है। 8 to 12 आवर्स इसलिए मैंने लिखा हुआ है।
8 से 9 घंटे से कम आप अब नहीं दे सकते। 8 से 10 घंटे तो आपको पढ़ना ही है। बोथ मॉड्यूल वाले बच्चे हैं, कोशिश करनी है कि 12 घंटे तक आप शेड्यूल को खींच पाओ, क्योंकि 12 घंटे पूरे प्रोडक्टिव तो होते ही नहीं है। मैं प्रोडक्टिव की बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सिटिंग की बात कर रहा हूं। कम से कम 12 घंटे बैठो, उसमें और लॉस तो होगा ही, प्रोडक्टिव टाइम और कम होने वाला है। बट 12 घंटे तक आप बैठ नहीं रहे हो तो प्रॉब्लम है। आए कुछ समझ में? तो 12 घंटे की सिटिंग पे ध्यान देना है, 12 से ज्यादा पे भी ध्यान नहीं देना है। 12 से ज्यादा कंटिन्यूसली आप लंबे समय के लिए सिटिंग नहीं कर पाओगे, वो भी थोड़ा सा एक्सट्रीम नहीं जाना है, ठीक है। 10 से 12 घंटे मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया है, और कंसिस्टेंट रहा तो बहुत अच्छा है, ठीक है। कंसिस्टेंसी पे ज्यादा ध्यान देना है। एक्सट्रीम 18 घंटे पढ़ के तबियत खराब करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। 8 से 12 घंटे, सिंगल मॉड्यूल है तो 8-9 घंटे अच्छा है, और बोथ ग्रुप है तो 12 घंटे तक स्ट्रेच करने की पूरी पूरी ताकत लगा देनी है, ठीक है। और लास्ट है, एक ही बार प्लान करो। प्लान एक ही बार करो, रोज रोज वही 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 लेके मत बैठ जाओ। बच्चे यही कर रहे हैं, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, ये पढ़ूंगा, ऐसा करूंगा। एक ही बार प्लान किया जाता है भैया, फिर उसको एग्जीक्यूट करने में पूरी एनर्जी लगाई जाती है। यहां अब लोगों की प्लानिंग ही खत्म नहीं हो रही, एग्जीक्यूशन कब स्टार्ट होगा? कब तक एक ही पॉइंट को बार 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 सोचते रहोगे, रिविजिट करते रहोगे? क्या फायदा होने वाला है? प्लान करो, उसमें टाइम दे दो, 1 दिन दे दो, 2 दिन दे दो, पर वो एक फिक्स्ड चीज प्लान कर लो, उसको कहीं लिख लो कि भाई आपने क्या डिसाइड किया है। अगर आप कोई चैप्टर स्किप करने वाले हो, कोई पॉइंट स्किप करने वाले हो, लिख लो। मैं बता रहा हूं, काफी बच्चे इतने इंपॉर्टेंट डिसीजंस को लिखते नहीं है और बार बार रिविजिट करते रहते हैं। उनका माइंड, क्योंकि उनको प्रॉब्लम करेगा ही ना। लेकिन जब आप उसको लिख लेते हो, अपनी नजरों के सामने रख देते हो, फिर आपका माइंड आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर आपने सीक्वेंस डिसाइड किया है, फॉर दैट मैटर एग्जाम्पल, सीक्वेंस डिसाइड कर लिया कि मैं पहले पार्ट भी लिखूंगा फिर पार्ट ही लिखूंगा, लिख लो ऐसा कि ये सब्जेक्ट का नाम है, ये मेरे सीक्वेंस डिसाइड कर लिया है और अब मैं इस पर स्टिक रहूंगा। फिर आपको बार बार वो थॉट्स आना बंद हो जाएंगे। तो आप लिख लो जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस आपने लिए हैं, कवरेज के बारे में, स्टडी हैबिट्स के बारे में, नोट्स के बारे में, वॉटेवर, सब लिख लो। बार बार उसको प्लानिंग में बार बार रोज रोज प्लानिंग मत करो। डेली प्लानिंग नहीं करनी है भाई। प्लानिंग एक ही बार करनी है, शेड्यूल एक ही बार बनाना है, और फिर बस उसको पूरा एग्जीक्यूट करने में एनर्जी को खपाना है। आ रहा है ख्याल में? तो ये गलती बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। कहने के लिए बहुत सारी चीजें, क्योंकि मिस्टेक आप इतनी सारी करते हो कि ये नंबर 10 तक रुकता नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है, बट वीडियो बहुत बड़ा भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से टॉप 10 चीज़ें हैं। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, और आई होप आप इसको बिल्कुल स्ट्राइव करेंगे इसको अचीव करने के लिए, और ब्लंडर्स को बिल्कुल बिल्कुल अवॉइड करेंगे, ठीक है। कंटेंट अच्छा लगा हो, डू लाइक द वीडियो, डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, ठीक है। खासकर सेल्फ स्टडी के बच्चों तक आप ये पहुंचा दो ताकि वो मिस्टेक्स न करें, ठीक है। और डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। थैंक यू सो मच।